सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। दोस्तों, सरहद के उस पार की पार्टीशन सीरीज के दूसरे एपिसोड को लेके मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और पिछले एपिसोड की तरह हमें इस बार भी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर ने स्वीडन से। डॉक्टर साहब से हमने पिछले हफ्ते बहुत सारी बातें की, बड़ी लंबी गुफ्तगू हमारी रही और हमने लाहौर रेजोल्यूशन तक आके अपनी जो बात है उसको हमने पूरा किया। आज कोशिश करेंगे कि उसके आगे की जो हमारी तारीख रही है हम उसके ऊपर बात करें। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से वो जो सवालात हैं हमारी तारीख के हवाले से वो मैं उनसे करूं, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप जो हैं हमें हमें जो है हमारे मुल्क के पार्टीशन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात बताएं जिससे आप कनेक्ट करते हों। और आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मेरी तरफ से सब सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपने पूछा है कि कोई पर्सनल चीज मुझे याद हो, तो जी सर। एक बात यह है कि मुझे म्यूजिक का और फिल्मों को देखने का बहुत शौक है बचपन से ही। बल्कि मेरे एक कजन थे जो बहुत अच्छा गाते थे, और उनसे मुतासिर होकर मैंने भी गाना शुरू किया। और आज तक मैं अपनी दोस्तों की महफिल में गाता हूँ, अक्सर मुकेश को, लेकिन कभी कभी सैगल और जगमोहन को, सिया चातमा को, और कभी कभी कोशिश करके रफ़ी साहब को भी, क्योंकि रफ़ी साहब को गाना बड़ा मुश्किल है। मैं निचले सुरों में अक्सर गाता हूँ। तो वो यूं है कि 1972 में, उस जमाने में मैं गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में एमए करने के बाद लेक्चर था, और गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं आया लाहौर। और वहां मेरे एक दोस्त थे, खालिद महमूद। हम दोनों एमए में इकट्ठे पढ़े थे। तो हमने सोचा कि एक हमारा दोस्त है राना अफजल, अ, उनको मिलने जाए, एक सरप्राइज विजिट टू गोजरा, जो कि लायलपुर के करीब है। आजकल लायलपुर को फैसलाबाद कहते हैं, तो उस जमाने में उसे लायलपुर कहते थे। अ, लायलपुर के बाद हमने बस बदली लाहौर वाली, और वहां से फिर बस ली गोजरा जाने के लिए। अच्छा, जब आप गोजरा जाते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा कस्बा यानी हैमलेट, छोटा सा शहर आप कह लें, आता है समुंदरी। जब हम पहुंचे महल 1 बजे दोपहर थी, खासी गर्मी थी। तो राना अफजल, लाइक ट्रेडिशनल जो दोस्त होते हैं, बड़ी उसने हमारी खुशी, अपना खैर मकदम किया। फिर उसने कहा, यार अब बैठो। तो मुझे पता है कि तुम दोनों को गाने का बड़ा शौक है, तो विविध भारती सुनते हैं। हम्म। तो विविध भारती पे पृथ्वीराज कपूर साहब जो हैं, उनका इंटरव्यू सुने। हम्म। और वहां पे फिर पृथ्वीराज ने अपना कोई हल, वो 1 घंटा बोलते रहे। और उन्होंने बताया कि कैसे वो बचपन में, हालांकि वो पिशावर की फैमिली थे, लेकिन उनके जो वालिद हैं, या शायद ग्रैंडफादर, उन्होंने समुद्री में जमीनें ले ली थी। वहां पे वो तहसीलदार थे, और वहां फिर ये सेटल हो गए। तो पृथ्वीराज का बचपन जो है वहां पे गुजरा समुद्री में। और वो कहते हैं, मेरा एक दोस्त था हमीद पहलवान। तो हम बड़ी कुश्ती लड़ा करते थे, और अखाड़े में जाके ट्रेनिंग करते थे। बहुत देर तक पिशावर की बातें हुई, और समुद्री की बातें हुई। तो उसके बाद जब हम बैठे, तो राना अफजल और खालिद महमूद दोनों की फैमिली इस पंजाब से आई है। खालिद महमूद की फैमिली आई थी अमृतसर से, और राना अफजल की मेरे ख्याल से जलंधर के किसी जगह से, या शायद लुधियाना से।
तो बातें हुई कि कैसे लोग एक एक तरफ से दूसरी तरफ गए और कितना वो मुश्किल वक्त था, ये था वो था। अब मजे की बात यह थी कि मैं और खालिद महमूद जिंदगी में पहली दफा, और मैं समझता हूं आखिरी दफा, आधा घंटा पहले उससे समुद्री से होके गए थे। और पृथ्वीराज जी जो वहां पे बड़े हुए, वो बॉम्बे के किसी अस्पताल में ये उनका इंटरव्यू हुआ था। ये हमें बाद में पता लगा कि उनकी डेथ कोई 2 महीने पहले हो गई हुई थी, तब खबर नहीं थी आई। लेकिन ये उनकी डेथ के बाद शायद जुलाई में ये इंटरव्यू हमने सुना, तो उसमें उन्होंने समुद्री को बहुत याद किया। तो फिर क्या हुआ, ये मुझे बात दिल को बहुत लगी। 1986 में स्टॉकहोम में, उस जमाने में वीडियो फिल्में आती थी इंडियंस, तो हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तानी थे, उनका नाम था भट्टी भट्टी। वो इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में रेंट आउट करते थे। तो मैं जब वहां पे गया तो वहां पे स्टार डस्ट, जो इंडियन वो है फिल्म मैगजीन, मैगजीन है पड़ा सर। हुआ था। वहां पे राज कपूर का एक इंटरव्यू था कि वी आर फ्रॉम समुद्रू। तो मुझे समझ आ गई कि ये मिस स्पेलिंग है, और मुझे बहाना मिल गया राज कपूर को खत लिखने का। तो ऐसे हुआ कि मैंने उन्हें खत लिखा कि यहाँ पे मैंने एक स्टार डस्ट में पढ़ा है आपका इंटरव्यू, जिसमें लिखा है कि आपकी फैमिली जो है समुद्रू से है। तो मुझे यकीन है ये गलत है, मिस स्पेलिंग हुई है, वो समुद्री है। क्योंकि 1972 में मैं और मेरा एक दोस्त गोजरा गए थे, और वहां गोजरा जाने से पहले आधा घंटा पहले समुद्री बस आई थी। और उस बस उसके बाद जब हम अपने दोस्त के पास बैठे, राना अफजल के, तो आपके पिताजी का इंटरव्यू आया विविध भारती पे, और उन्होंने बहुत याद किया समुद्री को। तो मैंने तब कहा था कि देखो यार, एक बंदा बॉम्बे में बैठ के समुद्री को याद कर रहा है, और हम यहाँ आधा घंटा पहले समुद्री होके आए हैं। तो देखो पार्टीशन की कैसी कैसी ट्रेजेडी है। बाद में पता लगा कि पृथ्वीराज जी जो है, एक्चुअली 2 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये हमें तब नहीं था पता। तो ये जुलाई 1972 की बात है। इसके अलावा फिर बहुत मैंने कृष्ण चंद्र, और खास तौर पे मंटो, बलवंत सिंह, खुशवंत सिंह, और कई और जो हैं, रामानंद सागर जो हैं, जिनके साथ मेरी मुलाकात बॉम्बे में हुई, बल्कि पहले दिल्ली में हुई, फिर मैं उनके घर गया बॉम्बे में। वो हमारे, जहाँ का मैं टेम्पल रोड लाहौर का रहने वाला हूँ, उससे 500 मीटर दूर वो साथ वाले रोड, लिटन रोड पे रहा करते थे। तो जब मैं उनके घर गया, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे अपनी सारी फैमिली से मिलाया। और हालांकि तब उन्होंने ये रामायण भी फिल्मानी शुरू कर दी थी। बहुत बड़े इंडियन फिल्म मेकर थे, लेकिन पक्के लाहौरी, पक्के मुजांग, जहां हमारे इलाके, वहां की पंजाबी बोलते थे। तो इस किस्म के बार बार मेरे इंडियन पंजाब के साथ हिंदू सिखों से जब भी मुलाकात हुई, तो पुरानी यादें बार बार आई। एक हमारे बड़े अजीम दोस्त हैं, अभी तक जिंदा है, उनका नाम है प्राण नवल, और वो दिल्ली में रहते हैं, वैसे वो लाहौर के हैं। उन्हें एक खास है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओपन वीजा दिया हुआ है, जब वो चाहे आ जाएं। तो अभी भी लोग आते जाते रहते हैं। आई थिंक ही वॉज बोर्न इन 1922, तो इस वक्त उनकी उम्र जो है आप अंदाजा लगा लें, 96 हो रही है, और अभी तक वो 96। बहुत फिट है। तो वेरी रिसेंटली आई कम्युनिकेटेड विथ हिम। तो ऐसे अभी तक जो पुराने पंजाबी वेस्ट पंजाब के हैं, उनके साथ हमारा, जो हम इस तरफ के हैं, ताल्लुक चल, वो जो है वो कंटिन्यू करता है। तो पार्टीशन इज नेवर गोइंग टू गेट आउट ऑफ आवर लाइव्स, मुझे तो ये लगता है। बेशक सर, मुझे भी वक्त मिलता है तो मैं भी जाता रहता हूँ। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, वो 1925 की उनकी पैदाइश है, क्वेटा की। हाँ, क्वेटा और की। हाँ जी, और वो 10 साल के थे जब 1935 के अंदर क्वेटा में अर्थक्वेक आया।
वाह जी तो वाह। उनकी जो वालदान है और कुछ उनके भाई बहन की उसमें डेथ हो गई थी। ओहो, अच्छा और अच्छा। हाँ जी, एंड आफ्टर दैट फिर उन्होंने दोबारा अपनी जिंदगी को शुरू किया, कैसे तैसे उन्होंने सबको संभाला। और जब पार्टीशन हुई उस वक्त वो लाहौर में थे, वहां पे पढ़ाई कर रहे थे अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब तो खैर वो 93 इयर्स के हैं। पिछले हफ्ते हम गए थे उनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो मैं अक्सर जब उनके पास बैठता हूँ तो उनसे पूछता रहता हूँ। या ये वो न्यूजीलैंड एक में है ऐसे, वो? हाँ न्यूजीलैंड में जी है हाँ वो? जी हाँ क्या जी, नाम है यहीं उनका, पे क्या हुए। नाम है? उनका नाम है डॉक्टर हरीश राजपाल। हाँ हाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मेरा उन्हें बहुत बहुत नमस्ते कहें। जी जरूर। हाँ, बल्कि कभी शो पे लाएं, हम तीनों बात कर सकते हैं, ये भी हो मैं सके। कोशिश करूंगा सर, हाँ पूरा जी हाँ मैं जी पूरी हाँ कोशिश जी करूंगा सर। हाँ जी हाँ उनका जी। क्या था कि 2 हफ्ते पहले सुबह सुबह उठे और लाइट ऑन करने के लिए हाथ जो है उन्होंने लगाया। वो गलती से बेड से फिसल गए और वहां से फिर उनको जो है थोड़ी चोट वोट लग गई, तो ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ वीक। अभी जी। पिछले हफ्ते ही डिस्चार्ज हुए हैं। हाँ हाँ, इस अच्छा उम्र में अच्छा। बड़ी 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 परेशानी हो जाती है सर। वो तो ठीक है, यहाँ बाहर बैठे हो तो यहाँ पे तो जो हमारा सिस्टम इस तरह का है, पूरा ख्याल रखता है। हाँ बिल्कुल, स्वीडन में भी बैक ऐसे ही है। होम, जी बैक बिल्कुल। होम तो तो बुरा हाल है, बैक होम तो बुरा हाल है। आई नो, आई नो व्हाट टू डू। जी जी, चलें सर, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आई एम श्योर जो लोग सुन रहे होंगे और खास तौर से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुन रहे होंगे, तो उनके भी आंख भर आई होगी ये सारे किस्से सुन के। बिल्कुल। और ऐसी ऐसी न अच्छा, एक जाने और कितनी बात है, एक और हजारों बात है कि कहानियां। राज जी कपूर सर साहब बिल्कुल। का जो खत फिर मुझे आया, मैंने उन्हें खत लिखा, और वो खत मैं, अगर आप चाहें तो आपको आज भेज दूंगा, वो आप शो में दिखा भी दें। जब आप हम्म अगली दफा हम करेंगे तो वो राज कपूर जी का जो खत मुझे आया वो बड़ा टचिंग है। इतना हम्म इतना मूविंग वो खत है कि लगता है कि वो दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। तो वो खत मुझे, मैंने उन्हें लिखा, फिर विद इन 10 डेज उनका जवाब आ गया। तो यू जी कैन शो जरूर। दैट टू द पब्लिक, ठीक है? मोस्ट डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको लेंगे। हाँ तो जी अभी विल मूव ऑन विद द शो सर। तो हमने पिछले हफ्ते लाहौर रेजोल्यूशन पर बात करी। हाँ जी और मैं चाहूंगा कि आप जो है हल्का सा थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हो सकता है जिन्होंने नहीं भी देखा हो, मैं चाहूंगा लाहौर रेजोल्यूशन के हवाले से हल्का सा आप 2-3 मिनट का बताएं एंड देन विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। हाँ। अच्छा, दो चीजें हैं जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो जी सारा टर्निंग पॉइंट है ना मुस्लिम सेपरेटिज्म का, वो है 1937 का इलेक्शन, जिसमें मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। हाँ जी। बेशक। और कांग्रेस डिड वेरी वेल इन 8 प्रोविंसेस, या कम से कम 6 में, बाद में 8 में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। और लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उनके जो थे अपना एलाइज, खुदाई खिदमतगार, वो पावर में आए। हम्म बाकी जगह पे रीजनल पार्टीज आई लेड बाय मुस्लिम्स, ठीक है? लेकिन मुस्लिम जी लीग वाज राउटेड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। वहां पे कांग्रेस की, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, बहुत बड़ा ब्लंडर है, पॉलिटिकली ब्लंडर है, फॉर्मली ब्लंडर नहीं है। यानी जब मुस्लिम लीग को अ, मुसलमान वोटर्स ने वोट नहीं दिए, तो कांग्रेस की लीडरशिप ने कहा कि मुसलमान तो मुस्लिम लीग के साथ है नहीं, तो अगर ये मुस्लिम वोटर्स इनके साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स। समझ गए आप? तो यूपी में जी कहा जाता है कि एक बिल्कुल। अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी, जेंटलमैन्स अंडरस्टैंडिंग, कि वट एवर द रिजल्ट, वी विल फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। और तब हम्म तक 1937 तक मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का जो था ना मैनिफेस्टो, वो एक दूसरे के करीब ही था, ज्यादा दूर नहीं था। दे वर मोर और लेस ऑन द सेम पेज कि हम हम्म 1935 एक्ट के खिलाफ हैं और इंडिया को फ्रीडम मिलना चाहिए, ये वो। लेकिन जब ये इलेक्शन हो गया, तो उसमें गलती जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कहा जाता है राजगोपाल, नहीं राजगोपालाचार्य तो खैर साउथ में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और रफी अहमद के दुबई, ये 4-5 लोग, शायद पंडित पंथ भी, इन सारे लोगों ने कहा कि यार मुस्लिम लीग डजंट रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स। लिहाजा जहां पे यूपी में जो मुस्लिम लीग के वोट पे इलेक्ट होके पार्लियामेंट में चंद लोग आए हैं, अगर उन्होंने मिनिस्टर के लिए कंसिडर होना है तो दे मस्ट रिजाइन फ्रॉम द मुस्लिम लीग एंड ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी। जब ये अल्टीमेटम उन्होंने दिया तो वहां पे अब मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप भी समझ आती है। अगर वो कोई शायद आम कमजोर लीडर होते तो ही वुड हैव सेड कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये है वो है। उन्होंने कहा वी विल नॉट लेट दैट हैपन। यहां से तो ये साबित होता है कि कांग्रेस व्हेन द ब्रिटिश आर स्टिल हियर इज अ डिक्टेटोरियल पार्टी, और वो हमारा जो है एग्जिस्टेंस खत्म करना चाहती है। तो वहां से फिर उन्होंने मुस्लिम सेपरेटिज्म का नारा दिया कि इफ द ब्रिटिश राज एंड्स इट विल मीन कांग्रेस राज। टू दैट ही एडेड कि इट विल नॉट बी कांग्रेस राज, इट विल बी हिंदू राज, बल्कि कास्ट हिंदू राज उन्होंने कहना शुरू कर दिया। वहां से फिर यू फाइंड जिन्ना साहब यूजिंग मोर एंड मोर रिलीजन टू जस्टिफाई मुस्लिम सेपरेटिज्म। तो यहां पे मैं आई मस्ट से कि ये कांग्रेस का एक ब्लंडर था। उन्हें थोड़ी सी फॉर्मलिज्म को छोड़ के अकोमोडेशन को अडॉप्ट करना चाहिए था, मगर हिस्ट्री में तो फिर ऐसी मिसकैलकुलेशंस होते हैं ना। दूसरी गलती जो कांग्रेस की है, जो इससे बड़ी भी है, कि 1937 से 1939 तक इन्होंने मिनिस्ट्रीज जो है वो फॉर्म की, और उनका रिकॉर्ड जो है बाद में अगर देखा जाए ना इन अ फेयर मैनर तो इतना बुरा नहीं है। उन्होंने कई चीजें अचीव भी की, मगर मुस्लिम लीग ने 2 रिपोर्ट्स पब्लिश की, पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट में, जिसमें बहुत एलिगेशंस लगाई गई। अब जब लोग उनको एग्जामिन करते हैं तो वो पता लगता है कि उनमें से कुछ जेन्युइन है, लेकिन कई चीजें एग्जैजरेटेड है। जिसमें से एक थी एजुकेशन स्कीम, जिसका मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, वारदा एजुकेशन स्कीम। उसे विरदा मंदिर स्कीम भी कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंसेस में। बट बेसिकली इट वाज सेकुलर फ्री एजुकेशन फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड टिल द एज ऑफ 7। तो मुस्लिम लीग का फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा है जहां पे उन्होंने कहा है कि वी शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं कि वहां से इस्लाम का यूसेज जो है ना फिर मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया। और बाई इलेक्शंस में फिर मुस्लिम लीग की तरफ से भी इस्लामिक स्लोगन मॉन्गरिंग शुरू हो गई, और जमीयत उलमा हिंद के जो हुसैन अहमद मदनी और जो कांग्रेस के करीब थे, उन्होंने इस्लामिक आर्गुमेंट्स ढूंढी टू जस्टिफाई एक नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वतनियत, शेयर्ड होमलैंड, जिसको काउंटर किया देवबंद के उन उलमा ने जो कि हुसैन अहमद मदनी के खिलाफ थे और कांग्रेस के खिलाफ थे। दे वेंट अलोंग विद द मुस्लिम लीग। उसमें से 2-3 बड़े नाम हैं। एक है मौलाना अशरफ अली थानवी, एक है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, और एक है मौलाना जफर अहमद अंसारी। ये 3-4 देवबंद के उलमा जो है ये मुस्लिम लीग के साथ चले गए। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का कॉल दिया ऑन द नाइट ऑफ द 7th and 8th of August 1942, या ये नाइट ऑफ 8th and 9th, व्हाटएवर। 9th की सुबह सुबह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सारों को अरेस्ट कर लिया। जब दिन को ये खबर आई कि ये कांग्रेस लीडरशिप अरेस्ट हो गई है तो मैस एजिटेशन शुरू हुई, जिसको फिर लॉर्ड लिंथलिथगो ने बड़ा विद अ लॉट ऑफ फोर्स उसे क्रश किया। अब एक सवाल है जिसका मैंने अभी एक किताब पढ़ी है शशि थरूर की, द इनग्लोरियस एम्पायर।
जी। विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और उसमें कई बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं जिनको आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। मगर एक बात मुझे कोई नहीं समझा सका, एंड थरूर इज साइलेंट ऑन इट। हाउ कम दैट द ब्रिटिश फाउंड कोऑपरेशन विथ hundreds and thousands of our own people, Indians, Muslims, Sikhs, Hindus, who served the British state? यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट पे इन्होंने रिप्रेशन की है, तो जो पुलिस थी और जो बाकी थी कोर्ट्स और ये वो सो, दे वर ऑल बेसिकली मैन्ड बाय इंडियंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स। तो हमारे अपने लोगों ने ब्रिटिश स्टेट को अबैंडन नहीं किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट को बड़ी बुरी तरह क्रश किया गया। कई हजार लोगों को इन्होंने टॉर्चर भी किया, विपिंग तक की गई, कईयों को एक्सिक्यूट किया गया। उसके दौरान ये जरा सुन ले, ना अकाली दल ऑफ पंजाब टूक पार्ट, द मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट, the Communist Party of India did not take part. Why? Because after Germany attacked the Soviet Union, I think in the summer of 1942, the Indian Communist Party of India, which previously was calling it an imperialist war, started calling it a people's war. सो कम्युनिस्ट जो थे बड़े, द मोस्ट रेडिकल नेशनलिस्ट जो थे, कांग्रेस से भी ज्यादा वो तो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ कोऑपरेशन शुरू कर दी। हिंदू महासभा टोटली कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। हाँ, तो ऑल द मेजर पार्टीज वर विद द ब्रिटिश। सिर्फ जमीयत उलमा हिंद और चंद radical Islamic parties like the Majlis-e-Ahrar and the Khaksar movement, ये पंजाब की दो बेसिक पार्टीज थी, दे एंड खुदाई खिदमतगार, ये थ्री पार्टीज, ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी पार्टीज, मुस्लिम पार्टीज कोऑपरेट विद द कांग्रेस। मगर ऑल मेजर पार्टीज, ये तो स्मॉल थी ना, दे वर स्मॉल पार्टीज। खुदाई खिदमतगार वाज अ मेजर पार्टी ऑफ ओनली वन प्रोविंस। बाकी जो मेन पार्टीज थी, हिंदू महासभा, Communist Party of India, and the Muslim League, of course. And then, of course, remember all the princes of the states. They were all sided with the British. And the hundreds and thousands of Indians who were serving in the police, in the CID, in the intelligence services, उन सारों ने ब्रिटिश स्टेट के साथ कोऑपरेट किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि फ्रॉम 1942 till 19 June 1945 the whole Congress party was in jail, and the Muslim League had a free hand now to go around preaching its idea of Pakistan. वहां से मैं समझता हूं इट्स अ ओपन फील्ड for the Muslim League to propagate its idea. और जब यहां पे अब मोहम्मद अली जिन्ना की आप स्ट्रेटजी देखें, उन्होंने ऑफिशियल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में ये ऐड नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में हर जगह पे इस्लामिक स्टेट का आइडिया, कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट कह लें, मगर इस्लामिक आइडियाज ऑफ जस्टिस फ्रॉम द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, यानी कि जो होली प्रॉफिट ने और खुलफाए राशिदीन, द फर्स्ट फोर सक्सेसर्स ऑफ द प्रॉफिट, जो जस्टिस वो कहते हैं उन्होंने कायम किया, उस किस्म की ग्रेटनेस दोबारा लाई जाएगी। तो ये बहुत अपील करती थी मुसलमानों को। द ओनली प्रॉब्लम वाज विच मोहम्मद अली जिन्ना ऑलवेज हैड अ ग्रेट डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग वाज कि ये पाकिस्तान तो अगर बनेगा तो सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में बनेगा। व्हाट अबाउट 1/3 मुस्लिम्स हु वुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया? तो शुरू में उन्होंने कहा कि वी कैन इवन कंसिडर एन एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन, बट इनिशियली ये कहने के बाद उन्होंने दोबारा नहीं कहा। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि
वी विल हैव सेफ गार्ड्स फॉर द माइनॉरिटीज। जो हिंदू सिख पाकिस्तान में रह जाएंगे उनके लिए भी सेफ गार्ड्स होंगी, और जो मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे उनके साथ भी सेफ गार्ड्स होंगी। इसे कहते हैं होस्टेज थियरी, कि अगर आप इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर हिंदू सिख जो हमारे पास होंगे, दे विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। लेकिन होस्टेज थियरी आई थिंक इज अ मेडिवल आइडिया। मॉडर्न स्टेट्स डोंट बिहेव लाइक दैट। अब नेशन देखे ना, स्टेट का जमाना है सर। वो दोबारा हाँ। कभी वो बिल्कुल एक एक फ्लॉड थियरी है। उसका वेरी गुड एग्जांपल है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब इराक पे अटैक किया तो कई लोगों ने कहा कि जो मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या होगा। ही कुडंट केयर लेस, ही वेंट अराउंड एंड invaded Iraq and destroyed Iraq and so on. So hostage theory is not very important. States don't care about the interest of co-religionists. They do what suits them. तो इस बुनियाद पे एक वक्त के लिए प्लीज करने के लिए बोल भी सकते हैं कि ठीक है हम इनको अकोमोडेट करेंगे, बाद में कोई नहीं करता सर। नहीं, ऐसे वही ना। तो मैं समझता हूं कि ये टू नेशन थ्योरी जिसके बुनियाद पे मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कैंपेन चलाई, उसका उसका जो है ना सॉफ्ट बैली ये था कि 1/3 ऑफ मुस्लिम्स विल बी लेफ्ट इन इंडिया। एंड इफ यू से विच ही यूज्ड टू से कि हिंदुइज्म जो है वो तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, उसमें कास्ट सिस्टम है, और ये तो हमारे साथ एक गिलास से पानी नहीं पीते, हमारे साथ खाना नहीं खाते, तो कैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम्स दे आर ब्रदर्स? वेयर इज द ब्रदरहुड? तो हम तो एक यूनाइटेड इंडिया में सेकंड रेट सिटीजन होंगे और वी विल बी ट्रीटेड एज मिलिशिया। तो उस पर क्रिटिसिज्म लोगों ने किया कि अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर क्या होगा अगर यहां के मुसलमान जो है वो तो फिर आप हिंदुओं के रहमो करम पे छोड़ जा रहे हैं। तो फिर उनका वही होस्टेज थ्योरी थी कि जो हिंदू सिख पाकिस्तान में रह जाएंगे दे विल बी द गारंटी कि इंडिया के मुसलमानों को कुछ ना कहा जाए। आई थिंक दिस वाज अ वेरी इरोनियस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज। बट इसके ऊपर उन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रमोट किया, और मेरी जो किताब आ रही है उसमें मैं शो कर रहा हूं कि ये मसलन ऑन आई थिंक द 8th of March 1944 में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्पीकिंग, बड़ा मशहूर खुतबा है सर उनका। वहां पे उन्होंने, अच्छा, ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी थे, सो इट वाज एन इंटरनेशनल गैदरिंग। वहां पे उन्होंने कहा कि व्हेन द फर्स्ट इंडियन कन्वर्टेड टू इस्लाम, दैट्स व्हेन द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान वर लेड, बिकॉज that Indian was ostracized by his community. They would not dine with him, they would not sit with him. तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बनना ही बनना था क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं। तो इस स्ट्रेटेजी पे फिर उन्होंने पूरी पार्टीशन की डिमांड शुरू की। अब आप अपना अगला सवाल करें। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, चलें ये तो बिल्कुल हम उस पर आ गए, पर सर क्रिप्स जब कमीशन आया इंडिया के अंदर और उन्होंने जो वॉर कैबिनेट को, क्योंकि 1940 तक आके विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट आ गई थी पावर में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने कोशिश की कि कैसे ना कैसे इंडिया को है और हमारे जो लीडर्स हैं उनको तैयार किया जाए जंग के लिए और इनसे कॉपरेशन ली जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुकाबले ये जो जंग थी ये ज्यादा खतरनाक थी और इसमें बगैर हमारी कॉपरेशन के शायद उनका कुछ नहीं बनना था। और वो क्रिप्स कमीशन ने जो वादे किए थे वो तो फिर भी हमें डोमिनियन स्टेटस ही बनाना चाहते थे सर, वो तो आजादी का तो फिर भी वहां पे तक कोई था नहीं तस्वुर। तो जाहिर सी बात है, तो हमारे जो लीडरान थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा तो उन्होंने लगाना ही था। लेकिन सर एक बात जो मेरे समझ में नहीं आती कि उस वक्त की जो पार्टीज कह लें आप, खास तौर से अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग खामोश रही, उन्होंने कुछ कहा नहीं इसके लिए।
और कांग्रेस का बड़ा ही एक उनका बड़ा सीधा सा उनका एटीट्यूड था कि यानी वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम ये डोमिनियन स्टेटस वाला जो खेल है ये हमें नहीं पसंद। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि मुस्लिम लीग का क्या उस टाइम एटीट्यूड था इसको लेके। देखिए जी, मुस्लिम लीग का तो एटीट्यूड वही एक ही था कि वी आर विलिंग टू कोऑपरेट ड्यूरिंग द वॉर, हम्म। बट ओनली इफ यू एश्योर अस कि आफ्टर द वॉर देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट पाकिस्तान। ये उन्होंने साथ साथ कहा है। हुआ क्या है कि मुस्लिम लीग ने जब अंग्रेजों को ऑफर की ऑफ कोऑपरेशन, तो लॉर्ड लिनलिथ गो did not give a clear categorical assurance कि after the partition they will create Pakistan. लिहाजा जी। मुस्लिम लीग also had its doubts, but I think जिन्ना साहब played his cards very well. उन्होंने कहा कि हम आपकी रिक्रूटमेंट कराते हैं into the Indian army, क्योंकि कांग्रेस was against it. You see, the A lot of अकालीज। Muslims fought. हाँ जी, वो मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग became the ally of the British during the Second World War as a counter to Congress. ओके। समझ गए ना जी। आप? और बिल्कुल सर। इंडिया और जो क्विट इंडिया मूवमेंट या और उससे पहले इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है, वो मैं समझता हूं एक्सट्रीम डिमांड थी। बिकॉज द फैक्ट इज पंजाब में, फॉर एग्जाम्पल, Punjab was a very key important province. There was no support for the Congress demands for independence. You see, Punjab was benefited a lot from the British, uh, you know, development schemes for the Punjab. The Punjabis were in very large numbers in the British Army, और वेस्टर्न पंजाब के जो सेमी डेजर्ट एरियाज थे वहां पे कैनाल कॉलोनीज बनी, वहां पे उनको एग्रीकल्चर लैंड मिला। तो मेनी पीपल हैड अ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश इन पंजाब। अकाली दल फॉर एग्जांपल, क्योंकि सिखों की तो बड़ी प्रेजेंस थी ना इंडियन आर्मी में, दे वर आल्सो अगेंस्ट दिस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। दे ऑल सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और तो सर इस छोटू राम की जो पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, उसका उसका रोल के बारे में भी थोड़ा बहुत सर बताएं यूनियनिस्ट हमारे। पार्टी तो ऑलवेज वेरी लॉयल टू द ब्रिटिश। पंजाब जी। में जो पार्टी ये थी एक्चुअली सर फजले हुसैन की, बिकॉज द मेजर पोर्शन ऑफ दिस पार्टी वाज मुस्लिम लैंड ओनिंग क्लासेस एंड अ स्मॉलर पोर्शन वाज द हिंदू जाट्स ऑफ अंबाला डिवीजन, जो अब तकरीबन हरियाणा आप कह लें। जो हिंदू जाट थे, नॉट सिख जट्स बट हिंदू जाट, they were जी। followers of Sir Chotu Ram. Sir Chotu Ram and Sir Fazle Hussain were the co-founders of the Punjab Unionist Party. फिर सर फजले हुसैन की डेथ हो गई 1936 में, और सर सिकंदर हयात बिकेम द लीडर ऑफ द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, और उनकी और सर छोटू राम की कोऑपरेशन चलती रही। अच्छा, सर छोटू राम ने 1937 में थ्रू bill in the Punjab Assembly had outstanding debts of the peasantry declared, I think, illegal. तो in one sense, मनी लैंडर्स जो थे उनका होल्ड ओवर द पंजाब पेजेंट्री खासा वीक हो गया। टूटा नहीं लेकिन वीक हो गया, समझ गए आप? तो सिख जाट जो हैं, सॉरी, हिंदू जाट, हिंदी स्पीकिंग जाट जो है वो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी में थे। तो सिख जट जो थे वो अकाली दल में थे। दैट्स द कंप्लेक्शन। बट ऑल दीज थ्री पार्टीज और दीज थ्री फैक्शंस, सिख जट्स, मुस्लिम लैंड ओनर्स एंड हिंदू जाट्स, they were all supporting the British during the Second World War. So was the Muslim League. But still,
the British were not giving an assurance that Pakistan will be created. The Cripps mission said that uh, after the war, it will be considered if the Muslim uh, uh, regions of India want to separate, that will be considered. तो इस किस्म की एक वेग सी एश्योरेंस अलबत्ता दी थी. एक बात और है, कुछ क्लियर नहीं बताया था उन्होंने कि क्या करेंगे. हाँ, उसका फेल होने का कारण भी है कि ये हम मान सकते हैं कि हमारे लीडर्स ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था, और एक ये भी है कि चले उसको, लेकिन सर उसका जो इफेक्ट है वो काफी टर्म तक वो रहा भी, क्योंकि वहां से फिर 1945 तक आते लेबर गवर्नमेंट आ जाती है जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के हक में थी. हाँ ठीक है, ठीक है, वहां आते हैं. एक बात है कि 1944 में लॉर्ड वेवल ही केम इन 1943 जी, ये ही उन्होंने महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बॉम्बे में उनकी टॉक्स हुई, अ नंबर ऑफ टॉक्स एट द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर जिन्ना, बट दे फेल्ड. उसमें राजा गोपालाचार्य ने अर्लियर ड्यूरिंग स्प्रिंग had met, I think, जिन्ना साहब एंड ऑफर्ड कि ठीक है पाकिस्तान हम बनाने के हक में होंगे, बट आफ्टर द पार्टीशन, आफ्टर द वॉर, when the British are gone, we will then look into this question. But there will be a referendum in the Muslim majority provinces if they want the provinces divided or not on the same basis. Because, you know, in 1940 March, when the Muslim League demanded the partition of India, the Sikh leadership demanded the partition of Punjab. कि पंजाब के भी जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम इलाके हैं उनको सेपरेट करके या तो इंडिया को दिया जाए या उनको एक सिख स्टेट बनाया जाए. So this demand was already there, but now Raja Gopalacharya had taken it up, but Jinnah had said no, and now Gandhiji, when he met Qaid Azam, the talks also failed because Jinnah Sahab said कि Muslim majority provinces में अगर referendum होगा तो only the Muslims will vote. The Hindus and Sikhs will not vote, which then Mahatma Gandhi was not willing to accept. Because you see, the argument was that if you want a division of India on the basis of religion, that the Muslim majority areas be separated and given to India, then the non-Muslim majority areas of Bengal and Punjab should also have the right to decide whether they want to be part of Pakistan. This Jinnah Sahab was not willing to agree to. उनका ये मानना था सर कि पहले पंजाबी हैं वो पहले बंगाली हैं, after that, But that's not a convincing argument. मैंने बार बार कहा है. How can you argue कि सारे हिंदुस्तान में तो हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, लेकिन पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम और सिख पंजाबी, हिंदू सिख, हिंदू और मुस्लिम बंगाली जो है वो एक कौम है, एक नेशन है. This doesn't convince anyone. It was an argument, the weakest argument in Jinnah Saab's brief. This had no power in my opinion, no force. How can you argue? Major argument है Hindu and Muslims are two nations. Give them separate countries. And then you say not in Punjab, not in Bengal. वो तो कभी होना नहीं था. तो खैर 44 की वो टॉक्स भी फेल हो गई. फिर आ गया the Second World War ended almost ended in, I think, May 1945 in Europe. जी हाँ जी. बिल्कुल सही कहा. और Wavell in the meantime had gone to England and convinced the government after some sort of hesitation of Churchill, you know, to call a conference, Shimla conference, जहां पे he said कि he would like to have a new executive council constituted with total Indian representation except the viceroy and the commander-in-chief. And this executive council will then look into the question of an Indian constitution for the future of India.
समझ गए आप? सो देन अच्छा, जून 1945 में the rest of the Congress leadership was released. And elections were announced, I think, on the 19th of July 1945. There will be elections held to the Central Assembly and to the provincial assemblies in early 1946. Okay? अच्छा, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, वहां पे प्रॉब्लम ये हो गया कि this thing was the understanding was 40% Muslim, 40% caste Hindu, and 20% all minorities would be attending the conference. ठीक है जी. Muhammad Ali Jinnah objected to that. He said कि नहीं, उन्होंने कहा कि जब ये एग्जेक्टिव काउंसिल बनेगी तो 40% उसमें मुसलमान होंगे, 40% कास्ट हिंदू होंगे और 20% माइनॉरिटीज होंगी. सो वहां पे जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना सेड कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट कांग्रेस नॉमिनेटिंग नेशनलिस्ट मुस्लिम्स. नो कांग्रेस मुस्लिम विल बी एक्सेप्टेड. And the British wanted to have Sir Khizr Tiwana, the Chief Minister of Punjab, also there. Both Jinnah refused. He cannot. He said the Muslim League alone is the representative of the Muslims. So on that issue, the Shimla conference failed. The responsibility was that of Muhammad Ali Jinnah, but Jinnah Sahab ki argument thi कि this was a trap for us, because, and I've quoted him in my forthcoming book, कि जो scheduled caste Hindus हैं, they don't want the partition of India. The Sikhs don't want the partition of India, and the Congress caste Hindus don't want the partition of India. तो executive council जो बनेंगी उसमें हम minority हो जाएंगे, and therefore we could not accept it. समझ गए आप? सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू. तो शिमला कॉन्फ्रेंस फिर फेल हो गई. उसके बाद फिर दो चीजें हैं जो आर इंपॉर्टेंट टू मेंशन. तीन चीजें. देयर आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना कम्स टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिगिनिंग फ्रॉम सिंध एंड बलूचिस्तान. And wherever he goes, then thereafter, he insists on the Quran and Islam and the Muslims needing a separate state. So more and more Islam was brought into the election campaign. पंजाब में तो टोटली जो है ये बकवास है, झूठ है कि जो उलमा है उन्होंने मुस्लिम लीग को अपोज किया. नो नो नो, ओनली द उलमा फ्रॉम द यूपी, ये जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने अपोज किया है. जो पंजाब के उलमा थे, दे वर नॉट देवबंदीज, दे वर बरेलवीज. बरेलवी मुसलमान वो सुन्नी है जो जरा ज्यादा ये सेंट्स और ये पीरपुर को फॉलो करते हैं. देवबंदीज आर लिटिल, हाँ, उनके जिन्ना साहब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना पंजाब सारा, और सिंध ये पीरों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था. the heads of the Sufi shrines, इन सब ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को. और वहां पे जिन्ना साहब ने भी सपोर्ट किया सर इनको. कहीं ना कहीं पे हमारे दोस्त अक्सर बताते हैं कि जिन्ना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप ये जो पीर हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आज आप कह लें उनको, कि आप जो हैं जब पाकिस्तान बन जाएगा तो ये इस्लाम की बुनियाद पे होगा और शरीयत नाफिज होगी. क्या इसमें कोई सच्चाई है सर? वो तो मैंने खुद किया, पता नहीं लोगों ने कहा या नहीं किया. मैंने तो कोट किया, एक लेटर लिखा है उन्होंने नवंबर 1945 में टू पीर मानकी शरीफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान विल बी ओवरवेलमिंगली मुस्लिम एंड देयर इज नो रीजन व्हाई फॉर द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान शरीयत लॉज विल नॉट बी अप्लाइड. तो उन्होंने ये कहा है. ये लेटर तो
1949 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे डिस्कशन हुई है तो ये कोट किया है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने, और इसको खालिद बिन सईद ने भी अपने एक किताब है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज में उन्होंने इसे कोट किया है। अब जो कुछ लोग हैं जो रिविजनिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये शबीर अहमद उस्मानी ने अपने आप से फैब्रिकेट कर लिया था, because by that time Jinnah was dead, no such letter was written. But there is evidence that this understanding was given to the ulama, और वहां पे तो बल्कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका नाम था आसिफा, जिसने जिहाद डिक्लेयर कर दिया था। शबी पीर ऑफ मानकी शरीफ वॉज इट्स लीडर, और उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब ने हमें प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे ऑल लॉज विल बी अकॉर्डिंग टू शरिया, इसलिए यू ऑल वोट फॉर पाकिस्तान। और पंजाब में जो, अगर आप मेरी पंजाब किताब पढ़े तो मैंने तो एक्सटेंसिव कोट अपना दी है रेफरेंसेस ऑफ द पंजाब गवर्नर एवरी 2 वीक्स कि किस तरह मुस्लिम लीग ने इस्लामिक स्लोगन्स इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जाम्पल दे वर सेइंग कि वोटिंग फॉर पाकिस्तान इज वोटिंग फॉर द होली प्रॉफिट। मुसलमान हो तो इस मुस्लिम लीग में आओ। Those Muslims who do not vote for the Muslim League, their nikah, their marriage will be annulled, and they will be denied an Islamic burial. तो इस किस्म के स्लोगन्स इन्होंने दिए हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में, और प्रॉमिस किया, क्योंकि यू सी व्हाट हैड हैपेंड कि द ब्रिटिश ब्रॉट इन द मॉडर्न बैंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड लार्ज स्केल इकोनॉमी, जिसमें बैंकिंग इंटरेस्ट जो है ना वो आ जाता है। और पंजाब में और सिंध में और फ्रंटियर में ऑल दीज ट्रांजैक्शंस वर इन द हैंड्स ऑफ हिंदू बनियास और सिख बनियास, या हिंदू बनिए या सिख बनिए जो है ना वो मनी लैंडिंग करते थे। और डिस्पाइट द 1937 रिमिशन बिल ऑफ सर छोटू राम, through Muslim frontmans, the business was still continuing. So a lot of Muslims were under debt to the money lenders. तो ये भी कहा गया कि यहां से सारे मनी लैंडर्स चले जाएंगे, एक इस्लामिक स्टेट बेस्ड ऑन जस्टिस एंड नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिलर्स और ये और वो बनेगी। ऑल दोज अट्रैक्टिव स्लोगन्स, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने जब मुसलमान कम्युनिस्टों को कहा कि तुम इस पार्टी को ज्वाइन करो, तो दे ब्लॉट इन कम्युनिस्ट साउंडिंग स्लोगन्स इनटू द कैंपेन एज वेल, कि पाकिस्तान विल बी एन आइडियल इस्लामिक स्टेट बेस्ड ऑन इस्लामिक सोशल जस्टिस। तो इट वाज अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, बट ऑल्सो लाइफ ऑन अर्थ। इट विल बी अ सोशलिस्ट टाइप ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो यू नो out of 495 reserved seats for Muslims all over India, the Muslim League won 440. It was very impressive. अच्छा, एक बात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं सर कि 1946 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन है उसको, हमारी ये इंडियन आर्ग्यूमेंट है मुस्लिम्स की कि आप ये कहें कि 1946 का जो प्रोविंशियल इलेक्शंस है वो एक तरह से पाकिस्तान के लिए रेफरेंडम है, तो उनका आर्गुमेंट ये होता है वो कि उस टाइम आप ये देखें कि ऑलमोस्ट 10% मुस्लिम्स होंगे जिनको वोट देने का हक था। तो हाउ कैन यू से कि ये पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये उन्हीं का मैंडेट दिया हुआ है। अच्छा, वो आर्गुमेंट फिर कांग्रेस में भी तो चलती है ना, उनको भी तो जो मैंडेट मिला 10% का मिला है ना। You see, this argument would then apply to everyone who got the vote. So this argument is true, but also it goes both ways then. Both ways then. Huh? You can't apply it only to the Muslims. You have to apply it to the Hindus as well, or to the Congress as well. So ये तो है ना, the British, this is a big question. In 1932, they had given a universal adult franchise to the colony of Ceylon. Why did they not give it to India? That's an interesting question. So the British in India had a different strategy.
And I have found a book जो I can name it here, वो है by a man called Walter Reed. I think it's the British betrayal of India. बिल्कुल हाँ, उसमें बिल्कुल उसने सर कहा है कि till the very end, the British never ever clearly stated that they will leave India. They wanted सर to वो तो hold. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है सितंबर That's 1945 that's तक और जुलाई तक वहां पे जो है लेबर गवर्नमेंट आ जाती है और वंस क्लेमेंट एटली जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी पॉलिसी बड़ी सीधी होती है कि यार बहुत हो गया है अब मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं और दे वांटेड एन एग्जिट बेसिकली तो वहां से इवन दो but सर कहते हैं चर्चिल अगेंस्ट थे हमारे इंडिपेंडेंस no के no no जी no. जी That's very interesting. Even that is exaggerated. Even Attlee at heart was an old imperialist. He still believed, like the rest, that Britain should have a hold over India in some sense. So what they actually wanted was an independent India, which was still a dominion like Canada and Australia ऑस्ट्रेलिया and New Zealand. ट्रू Not complete independence. नॉट इसीलिए जो है ना 1947 का 18 जुलाई 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वो लिखा है टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस. नाउ दैट्स वेरी ट्रू हाँ, they still wanted that confusion to persist. कि a dominion is still a dominion in some sense ना. बिल्कुल ये तो है सर हाँ हाँ वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं वो जान छुड़ाना चाहते थे इन द सेंस कि ये है कि उनके लिए मेंटेन करना मुश्किल हो गया था हाँ, बस और बस कहीं ना बस कहीं पे अमेरिकन भी इस बात को लेकर खफा थे तो हम चाहेंगे सर उस पर भी थोड़ी सी बात हो कि बिकॉज वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे थे वो उनकी सैलरीज तो सारी अमेरिका से आ रही थी यहाँ पे रूजवेल्ट अच्छी वाज बात. ऑलवेज अगेंस्ट इट That's right. Now we bring in the external actors. जी British policy, as I said, there is a statement by Lord Wavell that in 1943, when he took over, he saw a document saying that for the next 30 years, the trusteeship of India would remain with us. So that would have meant 1973 ना. बिल्कुल समझ गए आप. तो हुआ क्या है कि that the American pressure under Roosevelt was make India independent. जहां पे चर्चिल ने कहा कि हाउ कैन वी डू दैट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर we have 70% of Muslims fighting in the war, which was actually a total lie, white lie. 32% थे. वो 36. वो आज भी बढ़ा चढ़ा के सर वो हमारे यहाँ भी कोट किया जाता है वो हाँ हाँ. तो he lied to Franklin Roosevelt, and he said that the Muslims are against becoming part of India under Congress, and Congress was pro-Japanese, and it was a racist partly because it is based on the caste system. ये इनकी arguments थी to convince Roosevelt. But I don't think Roosevelt, अच्छा Roosevelt ने और Americans were, they had started sending their own men to America who were writing differently. They were writing कि नहीं कांग्रेस जो है ना वो actually अमेरिकन किस्म की इंडिपेंडेंस के हक में है. You know, the Americans were very proud of their freedom struggle against British colonialism. So to them, Congress was closer to their type of idea of independence. And they found the Muslim League a communal party, a backward-looking religious party, and so on. So they were writing reports in favor of the Congress. They wanted India to become independent and as a united country. The British military, however, I think this is where the Congress election partition discussion can come to an end almost for today. होता ये है कि in 1946, Sir Claude Auchinleck, who was the supreme commander for the British Armed Forces in South Asia, was given a task to prepare a memorandum
looking at the case of Pakistan. And on the 11th of May 1946, that memorandum can be found in the Transfer of Power volumes. I think the second last volume or so. He looks at the pros and cons of Pakistan. Why Pakistan? Why not Pakistan? And he concludes that we should not have Pakistan. Why? Because if you have Pakistan, you will have to divide the Indian army. And if the Indian army is divided, that if Pakistan wants to be close to the British, this may encourage India to go towards the Soviet Union. समझ गए आप? लिहाजा dividing India would be weakening India and helping the Soviet Union come southwards towards South Asia, to the warm waters. This has been a British concern from the middle of the 19th century. It's called the Great Game. So ye tab se they were concerned about the Russians coming southwards. So they said we have to maintain a strong British army connected to Britain. They were still hoping to be the paramount power in some sense, if not through their physical presence, but through some other arrangement like the dominion status or whatever. ठीक है? But 1 year and 1 day later, on the 12th of May 1947, I've quoted another memorandum in which the three heads of the British Armed Forces, Air Force, Navy and military, the hero of the Second World War, Field Marshal Montgomery, and I think Lord Ismay and some other people met in London, and it is dated 12th May 1947, saying that if now partition is going to take place, it is good for us. Why? Because Hindustan may go its own way, whereas Mr. Jinnah has expressed an interest in joining the Commonwealth, and we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, Pakistani airfields, and Muslim manpower, which means the Muslim army, armed forces. ठीक है? So then we find a total swing in favor of Pakistan. इसी में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर. हाँ जी. दो थ्योरीज हमारे सामने आती हैं. एक तो ये कि कांग्रेस ने, माफ करें मुझे मेरी आवाज आ रही है, I'll just mute your phone for a second. ठीक है? So ओके, दो थ्योरीज हमारे सामने एक ही आती है कि एक तो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के बाद भी यहाँ पे अपनी फोर्सेस को मेंटेन करे, ताकि यहाँ से जो सोवियत का जो थ्रेट है, रेड आर्मी एडवांस कर रही थी ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया वाला सारा, वो सारा उनके आगे लेटता चला गया, तो वो चाहते थे कि यहाँ पे इनको कैसे रोका जाए. तो देवर एक तो थ्योरी ये कि उन्होंने कांग्रेस से बात की कि हम जब छोड़ के जाएं यहाँ से, तो हमें आपके कुछ एयर बेसेस और कुछ फील्ड हमें चाहिए होंगे यहाँ से, जहां से हम ऑपरेट कर सकें, और कांग्रेस ने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया. अच्छा, इसकी मुझे कहीं पर भी मुझे रिटर्न कोई प्रूफ नहीं मिला कहीं पे भी, ये वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सिर्फ उड़ती जो बातें हैं जो हम सुनते हैं मुआशरे में. और दूसरा ये है कि इट वुड बी एक्सट्रीमली स्टूपिड टू आस्क कांग्रेस फॉर सच अ प्रोपोजिशन. वो जानते थे कि नेहरू और ये जो है कांग्रेस के लीडर, सीनियर जो है लीडर्स, ये पहले से वो इनको सो वो सारा माइंड गेम होता है कि यार ये वो लोग हैं, इंडिपेंडेंस के बाद में इन लोगों ने हमारा साथ नहीं देना है, ये इनकी जो पॉलिसी है वो प्रो सोवियत ज्यादा है, और नेहरू वो खुद सोशलिस्ट थे एक तरह के. सो व्हाई वुड ही सपोर्ट अस, व्हाई वुड दे गिव अस द एयर बेसिस वगैरह यहाँ से ऑपरेट करने के लिए. सो इट्स बेटर कि आप जो थ्योरी ऑफ पाकिस्तान को लेके चलें एंड आस्क कायदे आजम एंड ही माइट सपोर्ट अस, और वहां से फिर पाकिस्तान का आयाम कहीं ना कहीं से एक थोड़ा सा मजबूत होता है, और वो एक हकीकत होते हुए हम लोगों को वहां पे दिखाई देती है. और कहीं ना कहीं पे जिन्ना साहब ने भी उसको भांप लिया था. सो उन्होंने कई साल पहले भी ये कहा था, प्रेडिक्शन की, इतने टाइम पहले तो जो है मैं इनके पास जा रहा था और हम इनको कह रहे थे, और अब ये है कि अब ये खुद हमारे पास चल कर आएंगे. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर. अपना कायदे आजम ने 1940
1940 में ऑन 22 मार्च में ही कह दिया था कि अप अंटिल नाउ द ब्रिटिश जस्ट इग्नोर्ड मी एंड नाउ दे आर लेइंग द रेड कारपेट फॉर मी। तो ये तो ऑलरेडी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वाली बात है ना, ऑलरेडी 1940 में उन्होंने कह दिया था। एंड देन इन द एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड। कांग्रेस ने तो while the British were there and the war was going on were not in favor of supporting the war. After power has been transferred to India, why would they take orders from Britain? It was very clear. अच्छा, आप कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जो कांग्रेस वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिले, वो मुझे भी नहीं मिले, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट तो एक्चुअली ब्रिटिश के पास है ना, या कांग्रेस के पास होने चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिखाए तो आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में गो इट्स ओन वे एंड दैट मीन्स दे विल नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अस, whereas Mr. Jinnah has expressed an interest in joining the Congress and therefore we should welcome it and we should demand from Pakistan Karachi port facilities, we should demand access to Pakistani airfields and Muslim manpower। तो वो डॉक्यूमेंट तो है ट्रांसफर ऑफ पावर में जो मैंने कोट किया है, और जो ये हमारी आयशा जलाल और ये बाकी दे जस्ट सेट ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स, कहीं इन्होंने अपनी उस रिसर्च में ये शो नहीं किया, बिकॉज दिस एक्सपोजेस द एक्चुअल reasons why Pakistan was created. From the British point of view, partition of India was a way of holding on to the subcontinent even after power had been transferred. और आप ये देखें, let me tell you another thing. माउंटबेटन को बहुत कहा जाता है ना प्रो Nehru and so on and the Labour Party, in a way that is true. But for all of them, British interests were paramount. Everything was subservient to that. So Mountbatten talks to Nehru, I think on the 9th of May, and tells him that I have met Mr. Jinnah and he has expressed an interest in joining the Commonwealth. And if that were to happen and you don't, then in case of war, Great Britain will be under treaty obligation to support Pakistan. Now that was actually a concealed threat to Nehru. Then he goes to Jinnah and says, Mr. Jinnah, I appreciate your concern and your interest in joining the Commonwealth, but be prepared for a refusal of membership of the Commonwealth, because if you want to join and the British do not, then we can't afford to have, then we will be treaty bound to support you in a war against India, but we can't afford that because we have our interest all the way in Australia and in the, states of Malay, the Malay state, I mean, या वो एक कोई जगह है साउथ ईस्ट एशिया में, एंड वी नीड इंडियन हेल्प, ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। एंड जिन्ना देन सेज दैट हाउ कैन वी हु आर लॉयल, हु हैव नेवर बीन अगेंस्ट द ब्रिटिश एवर, बी रिफ्यूज्ड membership of the Commonwealth? Mr. Churchill has promised his help to us. I have quoted in my Garrison State book. Please have this book read. ये तो अब इन्होंने ये गुरिंदर चड्डा और ये अगर कहें तो मैं इनकी स्टोरी भी बता दूं, 4-5 साल पहले से मैं इनकी हेल्प कर रहा हूं, गुरिंदर चड्डा की, जिसने ये लिखी है। और इसके हाँ, लेकिन अब जब इसने किताब लिखी तो इसने मेरी किताब का कहीं जिक्र नहीं किया। मैंने अपना ये इनकी भी बड़ी मदद की, ओवर मेनी मेनी आवर्स अपनी टेप्स भी भेजी इन हरामजादों को, ये जो है बीबीसी वालों को, वहां पे भी इन्होंने मेरा जो है ना एक्नॉलेजमेंट नहीं किया और अपने जो है फेवरेट्स को ले आए उस प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे तो लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है, बिकॉज आई स्पीक द ट्रूथ एंड पीपल वांट टू कंसील द ट्रूथ। समझ गए आप? तो फैक्ट तो ये है
कि all this was done because at the very end the British still wanted to hold on to India. And there is another, तो मैंने तो कोट किया है कि मिस्टर जिना सेइंग कि Mr. Churchill has promised us help, and we will go directly to the British people. How can we, who have been loyal to Britain, be refused membership of the British Commonwealth? The end result of this was that Nehru and Congress were frightened कि यार ये तो फिर balance of power हमारे खिलाफ हो जाएगा. So both joined the Commonwealth. And when that was achieved, that's my theory. Why did Mountbatten in the 3 June 1947 partition plan bring the date forward from June 1948 to mid-August 1947? Because he had achieved the basic brief he was given. He was given two briefs: transfer of power to have India in the Commonwealth, united or divided. Now he had both India and Pakistan in the Commonwealth, but he was not sure that if this was extended over a year, if the Congress could still be trusted in remaining in the Commonwealth. So he must have decided, okay, let's do it quickly. Now both are agreed, transfer power and get out. एक रीजन ये भी है सर कि मार्च में जो रावलपिंडी में जो कत्लेआम हुआ सिखों का, और उसके बाद में जो मुसलसल जो अटैक होते गए, सो कहीं ना कहीं पे माउंटबैटन को ये भी लगा कि स्टेइंग इन इंडिया वुड मीन दैट यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, एंड हिज आइडिया वाज कि व्हाई शुड आई स्टे, स्टेइंग वुड मीन दैट मैं इंचार्ज होऊंगा और सारा का सारा मलबा जो है वो मेरे सर पर आएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके, नाउ दैट हमारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे अचीव हो गए हैं, लेट्स पैक अप एंड लीव. No, I think this is partly maybe true, but not 100% true. I'll tell you why. There is a discussion reported in the transfer of power, I think 4th of July 1947. So this must have transpired either on the 2nd or on the 3rd, where Jinnah goes to Mountbatten and says that we have decided that I will be the Governor General of Pakistan and not Mountbatten. The original idea was that, okay, now partition will take place, but Mountbatten will be the Governor General for both India and Pakistan during the interim period. And then that must have annoyed Mountbatten. This is very clear from what he says. He says, Mr. Jinnah, be prepared then for a great loss to Pakistan. This could cost you millions of rupees. And Jinnah says, I will accept the price. Because and many other things. Mountbatten wanted to remain the Governor General and see to it that the transfer of power takes place with him in command of the whole situation. When Jinnah said that I don't want to accept you as Governor General of Pakistan, I think that is when the partition riots really got out of control. Maybe if Mountbatten was Governor General during this period, he may have done his utmost to use his influence to see to it that things happened peacefully. But my theory is that he wanted to get out quickly because the brief given to him, one, to transfer power, and two, to have India united or divided into the Commonwealth had been achieved. And he thought that if he were to prolong it, the Congress leadership was wavering, they agreed only under threat. Jinnah did it with enthusiasm. Congress did it under threat. May change their mind or whatever. So he wanted this quickly done. समझ गए सर? एक आखिरी सवाल आज के लिए, एंड देन वील मूव इनटू योर बुक एज वेल, जिसमें आपने बड़ी ही तफसील से राइट्स के बारे में और किस तरह से बॉर्डर बनाए जाते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे.
वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, मगर उससे पहले एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आयशा जलाल भी हैं और काफी सारे लोग हैं, वो ब्लेम करते हैं, खास ये एक पाकिस्तानी नैरेटिव है कि कैबिनेट मिशन के फेलियर के लिए दे ब्लेम नेहरू एंड गांधी जी फॉर इट, वेयर एज कि जब जब जिन्ना साहब को ये साफ हो ही चुका था पहले से कि आपको आपका जो स्टेट है जो आप मांग रहे हैं वो आपको रेड कारपेट पे बिछा के इन लोगों ने देना है, सो व्हाई ब्लेम कांग्रेस फॉर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन? Well, let me say, I had to look at this because this is the main argument of Aisha Jalal. And I always found it very intriguing. My hunch was that this was not convincing. How do we make sense of it? Because she was right on one point. And that point was that Jinnah accepted it. And the Congress rejected it. So she's right. Her explanation is not convincing. She said that he never actually wanted the partition. He only put up the demand for Pakistan as a bargaining chip. That's her argument. And then when the opportunity arose, he accepted United India without Pakistan. So that's her argument. Okay. My Thank you so much, sir. My argument sure. is, let me explain the cabinet mission plan. Okay, sure. The way I look at it is that I have, from the 25th of March onwards, gone through thousands of collected speeches of Mr. Jinnah and never found even one speech in which he expresses an interest in united India. He says we want partition. So unless one can claim that Aisha Jalal was reading his mind, which is an impossibility, if we were to go by the words which Jinnah was using, he insisted on partition. So the puzzle is, the enigma is, the mystery is, how did he accept the cabinet mission plan? I think that's a valid point. My understanding is that when the cabinet mission plan was announced, if you go through its clauses, they are not the plans about a stable political system. Already it is flawed. For example, it says that India will be grouped into three, A, B, and C. A will be Hindu majority provinces. B and C will be Muslim majority provinces. Now, this very categorization of India into three groups is a concession to the Muslim League. Okay? And when this suggestion was made, the Khudai Khidmatgar said, we don't want to be in Group B. And so did the Sikhs of Punjab. They said, you will be leaving us at the mercy of the Muslims. We don't want to be a part of it. So already Congress had two parties opposing it. One. The second was that these groups were not permanent. Every 10 years, if they wanted, the whole group could withdraw from the Indian Union, or individual provinces could do it. So this was going to be a union which could be threatened every 10 years. How can you build a state of the magnitude of a subcontinent where its stability is threatened through its own constitution? That's one. Number two was that the center got only defense, foreign affairs, and communications, and taxation rights only for these three services. Now that was a non-starter for a government headed by Jawaharlal Nehru, or for that matter any government. How can you have a central government which has no centralized policy of development, of integrating the state into one functioning body? Everything is left to the provinces. So this was no model for a stable
political system. And the third thing is that the princely states only surrendered their foreign affairs and defense. Now, look at this. During the British paramountcy, this was exactly the relationship. Only defense and foreign affairs were with the British. All the princely states had internal autonomy. Of course, there were British residents who were advising them and interfered in that. But there was, while Mountbatten was pro-Congress and wanted India to be a strong state, there is no doubt. There was Sir Conrad, an Englishman who wanted the princely states to be independent. So within the British, there was a tussle about the cabinet mission plan, the status of the princely states. Okay? जी. Now, imagine a union is formed in which the three groups can secede every 10 years as groups or individually, where the central government has powers limited only to three subjects. What about development? What about the rest? How would that be done? Everything would be left to the provinces. And third, the princely states, for example, if Congress and Muslim League, let's say, agree on introducing universal adult franchise, the princely states may refuse to do that. Absolutely. Because that's not included. They only surrendered defense and foreign affairs, but not internal affairs. So how can you have a system in which elections are held in 2/3 and not 1/3? So this was never going to be a functioning, stable, integrated political system. Jinnah must have, why did Jinnah accept it? I'm sure Jinnah looked at it already, and this was a decision he made entirely on his own prerogative as the supreme leader. He was also helpless, like the British, ultimately on the British. Maybe he sensed that if I were not to do this, what is the alternative? The British may then leave power to the Congress on terms favorable to the Congress. So he took a risk. And on the 6th of June, he said, because many members of the council, the Muslim League Council, were opposed to accepting the cabinet mission plan. He said, on my advice, I tell you to accept it. We would be going there to get Pakistan ultimately. सर 16 जून का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं पे आप ये देखें कि वो जिन्ना साहब को फेवर कर रहा था, जो उन्होंने एक तो 16 मई को उन्होंने प्लान बना के दिया, उसके कुछ 3-4 हफ्ते बाद में एक और रिवाइज प्लान दिया, तो एक तरह से वो पाकिस्तान एक तरह से एक्सेप्ट हो ही गया था उनके दिमाग में, हो ही गया था. तो why would he refuse then? Why would Jinnah Sahab refuse then? Why would Jinnah Sahab refuse? That's right. I mean, that's obvious that the way you are saying it. And then कांग्रेस का रिफ्यूजल मुझे समझ आता है. Of course, by refusing to have such an India, you can hold them responsible for a partition which took place. But that's a partition which was preferable to the Congress than a state which they thought would not be workable. So in that sense, I think it's a different explanation which I offer than what Aisha Jalal is saying. It's a matter of interpretation. I think Jinnah wanted partition when he thought that the Britain are not giving it to him. He accepted the cabinet mission plan. The Indian National Congress never wanted partition, but when they thought that they will get a united India, which they will not be able to work with, they accepted partition. That's the way I look at it. Very good. ठीक है ना? वेल सेड सर. इसी के साथ हम जो हैं, मेरे ख्याल से आज काफी बात हो गई है, और इसी के साथ इसको आज वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट वीक जब हम बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट एक्शन डे से हम शुरू करें,
हाँ एंड ठीक देन है, वी गेट इनटू जो भी, जहां से फिर दंगे फसाद होने बहुत ज्यादा शुरू होते हैं, एंड अल्टीमेटली मुल्क का जो है पार्टीशन हो जाता है। मेरे ठीक है। ख्याल से जो थर्ड हमारा जो एपिसोड होगा, उसमें बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं, डिस्टॉर्शन है हिस्ट्री को लेके, जो झूठ बताया जाता है दोनों मुल्कों के अंदर कि जी पहले किसने किया, बाद में किसने किया, बेशक हमने बेशक कितने मारे, वहां से बेशक। कितने मारे, इस तरह का बहुत ज्यादा एक है डिस्टॉर्शन। मेरा एक आपकी क्लियर। किताब जो है हाँ वो जी। वो इसके इसके ऊपर बड़ी ही तफसील से रोशनी डालती है। तो तमाम हमारे जो दोस्त आज का प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब की जो किताब है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लींस्ड, आप उसको प्लीज उसको पढ़ें, उसको खरीदें। आपको ये किताब कहाँ से मिलेगी? आज का शो खत्म होने के बाद में मैं एक अलग से पोस्ट डालूंगा, ताकि आपको पता चले कि आप उस किताब को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से उसको खरीद सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद में आपके जहन में तमाम वो सवाल जो आ रहे हों कि जी कहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं हमसे माजी में, वो मेरे ख्याल से वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और हम भी इसके ऊपर, क्या होता है कि 1-1.5 घंटे के शो के अंदर आप सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सकते, लेकिन बेशक। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको करें। लेकिन फिर भी आपको तफसील से पूरा जानने के लिए, एक एक वाकयात को पढ़ने के लिए, वो कहानियां जो हमारे घरों में हमें 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 बताई जाती है, उसका झूठ कितना है, सच कितना है, वो सारा आपको डॉक्टर साहब की किताब आप जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। सो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप आए। जाने से पहले आखिरी रिमार्क अगर आप कुछ देना चाहें तो प्लीज। नहीं, वो मेरा दिमाग तो यही है कि अ, जब तक पार्टीशन में जो हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन और पीस की बात नहीं हो सकेगी। मुझे तो समझ यूं आती है कि अल्टीमेटली पार्टीशन ऑफ इंडिया डिमांड जो ठीक है, मुस्लिम सर लीग एक ने बार और। इसको रिपीट करें, आपने आपने क्या कहा, क्योंकि आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कहना कि सच पार्टीशन का जरूर बताना चाहिए। और वो सच ये है कि अगरचे मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की पार्टीशन की, और कैबिनेट मिशन प्लान को अगर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, कांग्रेस जो थी उसने पार्टीशन को हमेशा अपोज किया, लेकिन आखिर में कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो बीच में पार्टीशन का फैसला है, हु वुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, was in the hands of the British. So सो ट्रू। ultimately, the British are responsible for right and wrong for the partition of the subcontinent. अगर वो ना चाहते तो मोहम्मद अली जिन्ना को वो जेल में डाल देते और हाँ वो सारी काम। मुस्लिम लीग की मूवमेंट फिजल आउट हो जाती। आफ्टर ऑल, क्विट इंडिया मूवमेंट जब कांग्रेस ने शुरू की तो सारी कांग्रेस जो कि बहुत बड़ी पार्टी थी उसको जेल में डाल दिया गया ना। तो क्या हुआ? सो ट्रू। हाँ वो खत्म हो गई वहीं पर उसको। वो खत्म हो गई। द ब्रिटिश कुड स्टेड होल्ड ऑन। सो ये वेरी वेल समझने सेड। की बात है। जब तक इंडिया और पाकिस्तान को ये समझ नहीं आएगी कि पार्टीशन वाज अ ब्रिटिश डिसीजन, डिमांड किसने की, किसने कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं माना, किसने मान लिया, दीज आर सेकेंडरी इश्यूज। स्ट्रेटेजिक इशू जो है, ओवरऑल आर्चिंग जो फ्रेमवर्क है, हु डिड पार्टीशन इज द ब्रिटिश understanding of how this subcontinent could be controlled by them. Whether they succeeded or not is a different question. यहां पे मैं खत्म करता हूं। वेरी वेल सर। और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उस टाइम हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम अपनी अपनी मर्जी मनवा लेते। अगर हमारी इतनी होती तो शायद हमें आजादी बहुत पहले मिल गई होती। बेशक। तो उसके लिए हमें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। खैर आप आए इसके एक लिए बात आपका एक बात बहुत एक बहुत बात एक, शुक्रिया। एक बात और कहना जी। चाहता हूं कि ये हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा कि एक, देखे, अंग्रेज हिंदुस्तान में कभी भी 2 लाख से ज्यादा नहीं हुए। ज्यादा 900, कुछ कहते हैं 1200 आईसीएस अफसर थे। और ब्रिटिश फोर्सेस खुद जो हैं वो कभी महल 50,000 से ज्यादा नहीं हुई। सारी ब्रिटिश मशीनरी को हमारे अपने लोगों ने चलाया।
तो हमारे अंदर क्या खराबी हैं, क्या हम ये कास्ट सिस्टम को समझने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान को आजाद होने के लिए कास्ट को टोटल रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपके जो है ना फाउंडर्स ने बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है जिसके ऊपर हिंदुस्तान आज भी कायम है, एंड यू ऑल हैव अ राइट टू बी प्राउड ऑफ इट। लेकिन कास्ट सिस्टम को भी डिमोलिश करना चाहिए। क्या कोई ऐसा हिंदुइज्म नहीं बन सकता जिसमें सब हिंदू जो हैं वो एक दूसरे के भाई बन जाएं विदाउट कास्ट? जब तक आप वो नहीं बनेंगे तो सिर्फ क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी को क्रिमिनलाइज करना, दलितों को थ्रू रिजर्वेशन लाना, ये अच्छे एक्ट हैं, मैं इसके बहुत सपोर्ट करता हूं। दीज आर वेरी क्रेजियस थिंग्स, बट आई टेल यू पार्टीशन में भी ये वजह यही थी। और अंग्रेजों के आने के बाद जो लोगों ने सर्व किया अंग्रेजों को बजाय अपने लोगों को के साथ करते, उसकी वजह यही थी कि एक दूसरे में बरादरी, सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी बहुत कम थी। सो द ब्रिटिश बेशक स्टेट वॉज अट्रैक्टिव टू मेनी इंडियंस टिल द वेरी एंड। ये एक मजीद आप मेरी बात पे सोचें, क्योंकि शशि थरूर भी है अवॉइड कर रहे हैं इस सवाल को। व्हाट वाज रॉन्ग विद अस? वी वर अ सुपरस्टिशियस लॉट ऑफ सोसाइटी। हमने अब कंपार्टमेंटलाइजेशन कल्चर की, मुसलमानों ने भी कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। जो हमारे अशराफियां हैं, अपर कास्ट लोग थे, जी, वो बिल्कुल आम सही। मुसलमानों को कुछ इज्जत की निगाह थे से देखते। और अब भी पाकिस्तान के अंदर जो बेचारे सो कॉल्ड आर्टिजन कास्ट हैं या जो और भी नीचे हैं, उनको बड़ा मिसट्रीट किया जाता है। हालांकि मैं समझता हूं फिर भी पाकिस्तान में कास्ट का जिक्र इस तरह नहीं होता जितना कि हिंदुस्तान में होता है। मैंने देखा है एक्टर्स की, एक दिन मैं लिस्ट देख रहा था तो कुछ बेचारों का बताया गया कि वो चमार हैं, ये हैं, वो हैं। आज की दुनिया में एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फिर भी आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, हालांकि वो बहुत बड़े आपके सिंगर भी हैं, कोई एक्टर भी हैं। तो ये तो कुछ खराबी ऐसी है, जब तक ये नहीं ना खत्म होगी, यू हैव नो राइट टू सेलिब्रेट फ्रीडम, नाइदर वी इन नॉट एट ऑल पाकिस्तान, सर। आप नाइदर वी इन जितनी मर्जी पाकिस्तान, नाइदर वी इन पाकिस्तान, वी आर एक स्टिल स्लेव्स, स्लेव्स ऑफ आवर ओन सुपरस्टिशंस। यहां पे मैं बात बिल्कुल खत्म करता हूं, यहां पे बात बड़ी खत्म करता जबरदस्त हूं। बात कही आपने, सही सर। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, लेकिन एक चीज जो आज तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है, बावजूद इसने कि हमने हमारे जो जो दलित जो भाई हैं उनको हमने हमने उनको रिजर्वेशन दिया, ऊपर उठाने की कोशिश की, ये सारी चीजें अपनी जगह पे सही है। सही लेकिन है। क्या हमने उनको अपने बराबर बिठाया? क्या हाँ, हमने एक थाली में खाना खाया? क्या बिल्कुल हमने क्या हमने शादियां करी आपस में? बिल्कुल हमने उनको हमारे जो मुआशरा है उसके अंदर इंटीग्रेट किया नहीं। अब एक जॉब दे के, जॉब सर, अगर मान ले इंडिया में 2000 बच्चे जॉब लग भी जाते हैं दलितों के, वो पूरे मुआशरे को नहीं उठा के लेके जा सकते जब बिल्कुल। तक आप ये इन तो प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते। 1.3 बिलियन का मुल्क है भैया। बेशक। इसमें फ्यू थाउजेंड और इवन 1 मिलियन मेक्स नो डिफरेंस। बिल्कुल सर, जब मैं तो हमारी पार्टीशन की सीरीज खत्म हो जाएगी, देन हाँ, विल गेट इनटू मोर मोर डिटेल कि आगे आने वाले वक्त में हमें करना क्या क्या वो है। चेंजेस करने, हमें हमें वाह वाह, बिल्कुल 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 उस बहुत पर बहुत बात अच्छा। करेंगे। तो वहां पर तफसील से हम जो है इन पॉइंट्स को कवर करेंगे और इन हाँ, पर डिस्कशन करेंगे। बहुत जरूरी है कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स का जो हाथ है वो हम लोगों के सर पे बना रहे, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बहुत कुछ सीखना चाहती हैं आप जैसे लोगों से। और आपका भी फर्ज बनता है सर कि जाते जाते जो है ये जो बातें जो आप हमें बता के जाते हैं, देखें शो तो हम पार्टीशन पे लेकर हम आए थे, और कहीं ना कहीं पे आखिरी 10-15 मिनट में अब वो हमारे अंदर का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं पे बाहर आ गया कि यार हमारे बेशक। मुआशरे में प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम खुद को रोक नहीं पाए, वक्त से थोड़ा आगे चले गए। लेकिन खैर, हमारी पार्टीशन सीरीज जब जब वो मुकम्मल हो जाएगी, देन विल गेट इनटू द प्रेजेंट एंड देन द फ्यूचर, कि वाह जी हमारे वाह, साथ आज मुआशरे में क्या हो रहा है और हमें आगे क्या करना है। बेशक।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो खत्म होता है। अगले हफ्ते रात को 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और 9:30 बजे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के टाइम हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और उस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में उस दौरान वो आखिरी चंद महीने या एक साल में क्या कुछ हुआ, कहां पर हमने एक दूसरे का कत्लेआम किया, वो रिश्ते जो सदियों से हमारे बनाए हुए थे कहाँ पे हमने उनको तार तार किया। तो हम इसके ऊपर बात बात करेंगे अगले हफ्ते। आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।